प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे अधिकारों के सिद्धांत। अधिकारों के सिद्धांत में आज हम इसका प्रथम और सबसे पुराना सिद्धांत लेंगे, जिसको नाम दिया जाता है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। अधिकार किसे कहते हैं, इसके क्या तत्व या विशेषताएं हैं, इसका क्या स्वरूप है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। आज हम अधिकारों के संदर्भ में दूसरी वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अधिकारों के संदर्भ में जितने भी सिद्धांत हैं वो सभी मैं एक एक करके मेरे प्राण से प्यारे विद्यार्थियों को समझाऊंगा। अर्थात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण राजनीति विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है मैं अपलोड करूंगा। क्यों? जिससे कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों को इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं हो। यस स्टूडेंट्स, किसकी बात करेंगे आज हम? अधिकारों के सिद्धांत। जैसे अधिकारों के सिद्धांत की बात आती है तो वास्तव में अधिकारों की उत्पत्ति कैसे हुई है, इनका विकास कैसे हुआ है, इनका स्वरूप क्या है, इसके आधार पर समय समय पर विद्वानों के द्वारा विभिन्न प्रकार के विचार दिए गए हैं और ये विचार ही सिद्धांतों के रूप में उभर कर सामने आए, जिनमें सबसे पहला और पुराना जो अधिकारों का सिद्धांत है वह है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, जिसमें केवल आज हम प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की बात करेंगे। बाकी अन्य सिद्धांतों की बात आती है तो जैसे आप नोट कर सकते हैं, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत है, दो हो गए ना, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत, यस, आदर्शवादी सिद्धांत, यस, सामाजिक कल्याण का सिद्धांत अधिकारों के संदर्भ में। अर्थात ये 5 सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं जो कि अधिकारों के विकास, स्वरूप और उत्पत्ति के संबंध में दिए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इन 5 सिद्धांतों में से प्रथम सिद्धांत की बात करेंगे जो कि सबसे पुराना सिद्धांत है। कौन सा? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। इसके ऊपर हम चर्चा शुरू करें उससे पहले मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, अधिकारों के सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, समझे। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत वास्तविक रूप में सबसे पुराना सिद्धांत है, जिसकी शुरुआत 17वीं 18वीं शताब्दी में हो गई थी, विशेषकर 17वीं शताब्दी में। इस सिद्धांत से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक हैं वह हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, थॉमस पेन और ब्लैक स्टोन, जिनमें से हॉब्स, लॉक और रूसो विशेष महत्वपूर्ण है। अर्थात इन तीनों ही साम्यवादी विचारकों ने वास्तविक रूप में जब अपना राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया था, किसने? हॉब्स, लॉक और रूसो ने, तो इन्होंने वास्तविक रूप में मानव स्वभाव के आधार पर प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया था और ये प्राकृतिक अवस्था उस स्थिति को कहते हैं जिसके अंतर्गत समाज और राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे। और ये तीनों ही विचारक वास्तविक रूप में प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण करते हैं, किस रूप में करते हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। जैसे हॉब्स कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति आपस में संघर्ष करते रहते थे, अर्थात सबका सबके विरुद्ध युद्ध जैसी स्थिति थी और इसके अंतर्गत व्यक्तियों को कुछ भी करने की आज़ादी थी। यहाँ अर्थात हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों का तात्पर्य ही ये लिया जाता था कि व्यक्ति को अपने जीवन की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने की आज़ादी थी। परंतु हॉब्स ने वास्तविक रूप में एक आत्म संरक्षण के अधिकार की बात की थी कि भाई यहाँ राज्य की जो उत्पत्ति की जा रही है, राज्य का जो निर्माण किया जा रहा है समझौते के माध्यम से, वास्तविक रूप में इसका लक्ष्य यही है कि भाई ये व्यक्तियों के जीवन की सुरक्षा करे। ठीक है, तो हॉब्स ने वास्तविक रूप में विशेषकर आत्म संरक्षण के अधिकार की बात की थी। इसी प्रकार से जॉन लॉक की बात करें तो जॉन लॉक ने भी वास्तविक रूप में प्राकृतिक अवस्था के संदर्भ में कहा है कि भाई वैसे तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है और विवेकशील प्राणी है तो व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में जन्म के साथ ही 3 अधिकार मिल जाते हैं। कौन कहते हैं? जॉन लॉक।
कौन कौन से अधिकार मिल जाते हैं? जन्म के साथ ही जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। 3 अधिकारों की बात करते हैं कौन? जॉन लॉक। इसके बाद में जीन जैक्स रूसो की बात आती है। जीन जैक्स रूसो कहते हैं कि भी प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत जब समाज और राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी उसको प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। ये भी तो प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति सादा जीवन स्वतंत्र रूप में और प्रसन्न रूप में व्यतीत करता था, परंतु यहाँ जीन जैक्स रूसो अगले ही पल कह देते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप में जन्मता है लेकिन सर्वत्र बंधन में जकड़ा हुआ है। अर्थात जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है, तकनीकी का विकास होता है, तो जीन जैक्स रूसो कहते हैं कि वास्तविक रूप में व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है और व्यक्ति की इस तनावग्रस्तता को दूर करने के लिए लोगों ने मिलकर के आपस में एक समझौता किया और समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति होती है। और इसके बाद में जब राज्य का निर्माण किया जाता है तो वास्तविक रूप में यहाँ जीन जैक्स रूसो का कहना है कि यहाँ तनावों को कम करने का प्रयास किया जाएगा। खैर ये बातें बहुत लंबी हो जाती, मैंने तो एक संकेत दिया है आपको, परंतु यहाँ तो हम केवल अधिकार की बात कर रहे हैं कि भाई प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है वह क्या है। देखो इसका सीधा सा भावार्थ ये है कि भाई ये सिद्धांत ये कह करके चलता है क्या कि जब वास्तविक रूप में समाज और राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी उस समय भी प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को जन्म के साथ कुछ अधिकार मिले हुए थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है जॉन लॉक, जिन्होंने की 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की है। अर्थात जॉन लॉक का कहना है कि व्यक्ति को जन्म के साथ, बच्चे को जन्म के साथ 3 अधिकार मिल जाते हैं जिन्हें कि समाज और राज्य के द्वारा भी छीना नहीं जा सकता है। कौन कौन से 3 अधिकार हैं? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। कौन कहते हैं बात? जॉन लॉक। जबकि हॉब्स किसकी बात करते हैं? आत्म संरक्षण के अधिकार की बात करते हैं कि भी राज्य का निर्माण इसलिए किया जा रहा है कि व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा हो सके। जैसे हॉब्स ने स्पष्ट रूप में कहा है कि यदि व्यक्ति के जीवन को कहीं पर भी कोई खतरा होता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति वास्तविक रूप में राज्य के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उन आदेशों का उल्लंघन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने अपने जीवन की सुरक्षा के लिए किया है। मैं कह सकता हूं कि हॉब्स व्यक्तिवादी में सबसे बड़ा व्यक्तिवादी था। क्या आज के आधुनिक राज्य व्यक्ति को ये आज़ादी दे सकते हैं, ये अधिकार दे सकते हैं? कभी भी नहीं दे सकते। अगर मान लीजिएगा कोई व्यक्ति सेना के अंतर्गत है और युद्ध की घोषणा हो जाती है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को ये लगे, सैनिक को ये लगे कि भाई मेरा जीवन खतरे में, तो क्या कोई सरकार इस बात को बर्दाश्त कर लेगी कि वह सेना से भाग जाए? हरगिज नहीं। आधुनिक राष्ट्र राज्यों के अंतर्गत किसी भी रूप में व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया जाता है, जबकि हॉब्स ने इस अधिकार की बात की थी। इसलिए आप कह सकते हैं कि हॉब्स व्यक्तिवादी में सबसे बड़ा व्यक्तिवादी था। जबकि हॉब्स तो निरंकुश शासन का समर्थक थे, लेकिन डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि हॉब्स व्यक्तिवादी में सबसे बड़ा व्यक्तिवादी था। बाकी हॉब्स जॉन लॉक, रूसो को समग्र रूप में आप समझना चाहते हैं तो आप पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत हमारे प्लेलिस्ट में ये सब विचार देख सकते हैं। मैंने सारी वीडियो अपलोड कर दी है। यहाँ तो हम केवल प्राकृतिक अधिकारों की बात करेंगे। अब इधर आइए, देखो सबसे पहले तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भाई अधिकार कहते किसे हैं। देखो सीधी सी बात है, वास्तविक रूप में राज्य के द्वारा व्यक्ति की व्यक्तित्व को विकास के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं उसे ही अधिकार कहा जाता है। अर्थात वास्तविक रूप में व्यक्ति का आत्म विकास हो, इसके लिए राज्य समाज के द्वारा व्यक्ति को जो सुविधाएं दी जाती हैं वो सुविधाएं अधिकार कहलाते हैं। अब देखिएगा इस डायग्राम से समझेंगे। अब एक एक बात को मैं स्पष्ट करूंगा, ध्यान दें। व्यक्ति, राज्य, देखो वास्तविक रूप में भाई व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का जो आधार होता है ना, वो अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और कानून होता है, जिसमें से हम केवल अधिकार की बात कर रहे हैं। आज तो फिर से कह रहा हूँ, व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का, ये मैंने यहाँ रेखा के माध्यम से दिखाया है, इधर भी व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का जो आधार होता है वो क्या होता है? अधिकार। आप नोट कर सकते हैं, अधिकार, कानून, यस कानून, स्वतंत्रता और समानता। ठीक है, ये क्या होते हैं? वास्तविक रूप में व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों के आधार होते हैं। अब अधिकार किसे कहेंगे? यहाँ ध्यान दें, मैंने यहाँ 2 तरफा दर्शाया है। सबसे पहले इसको देखें कि यहाँ राज्य और व्यक्ति, ये तीर के निशान इधर मैंने दर्शाया। इसका मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में व्यक्ति को राज्य से क्या प्राप्त होना चाहिए, व्यक्ति को राज्य से क्या प्राप्त होना चाहिए, ये तो अधिकार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिकार कहलाएगा। अर्थात व्यक्ति को राज्य से क्या प्राप्त होना चाहिए। मैंने आपको कहा था ना कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए या उसके आत्म विकास के लिए राज्य के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं वो अधिकार कहलाते हैं। तो क्या हो गया? व्यक्ति को राज्य से क्या क्या प्राप्त होना चाहिए, अधिकार कहलाता है।
और व्यक्ति को राज्य के लिए क्या क्या करना चाहिए, नोट कीजिएगा, व्यक्ति को राज्य के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये क्या कहलाता है, कर्तव्य कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कर्तव्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये कर्तव्य कहलाएगा। दोनों बातें हो गई ना। देखो, अधिकार और कर्तव्य की जो अवधारणा है एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे की पूरक है, एक के बिना दूसरी अधूरी है। तो अधिकार किसे कहेंगे कि व्यक्ति को व्यक्ति को राज्य से क्या क्या प्राप्त होना चाहिए, राज्य के द्वारा व्यक्ति को जो जो सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे रोजगार का अधिकार दिया जाता है, जीवन का अधिकार दिया जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है ना। जैसे हमारे भारत के संविधान में, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो ये क्या है, ये यही तो चीज़ है कि व्यक्ति को राज्य से क्या क्या प्राप्त होना चाहिए, इसके अधिकार है। और क्या व्यक्ति राज्य के लिए क्या क्या करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को राज्य के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके कर्तव्य कहलाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम नोट कीजिएगा, ज़्यादातर बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं हम क्या, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आते हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ औपचारिकता नहीं निभा रहा हूँ, ना हमें दिखावा पसंद है, ठीक है, ना वाहवाही लूटने का हमें कोई जो है शौक है। मुझे एक बात का शौक जरूर है कि मैं जो भी टॉपिक मेरी प्राण से प्यारे विद्यार्थियों को समझाऊँ उनके समझ में आ जाना चाहिए, मेरा यही लक्ष्य है। यस, अब ध्यान दें, मैंने इसमें सारी महत्वपूर्ण बातें नोट कर दी, इनसे बाहर कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। देखिएगा, सबसे पहली बात मैंने यहाँ नोट की, नोट कीजिएगा, स्वरूप, उत्पत्ति, विकास, महत्व, कई विचार। क्या मतलब हुआ, देखो भाई, वास्तव में अधिकारों का क्या स्वरूप हो, ठीक है, अधिकारों की उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसे कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत कहेगा कि भाई समाज और राज्य की उत्पत्ति से पहले ही ये अधिकार मौजूद थे और बच्चे को जन्म के साथ में ही ये अधिकार मिल जाते हैं। जैसे जॉन लॉक ने कहा है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार है। जॉन लॉक का कहना है कि बच्चे को जन्म के साथ ये अधिकार मिल जाते हैं और समाज और राज्य इनको छीन नहीं सकता। समाज और राज्य की उत्पत्ति से पहले ही ये अधिकार मौजूद थे। तो ठीक है, स्वरूप, उत्पत्ति, अधिकारों का विकास और अधिकारों का क्या महत्व है, इन वास्तविक रूप में चारों बातों को लेकर के विद्वानों ने समय समय पर विभिन्न प्रकार के विचार दिए। मैंने लिखा कई विचार, अर्थात विद्वानों के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के विचार दिए गए और ये विचार ही वास्तविक रूप में अधिकारों के सिद्धांत कहलाते हैं, जिसमें से पहला सिद्धांत हमने लिया है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। अब ध्यान दें, दूसरी बात क्या है, सबसे पुराना सिद्धांत नोट कीजिएगा। अधिकारों के सिद्धांतों का जैसे आप अध्ययन करते हैं तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है। जैसे आप हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो का अध्ययन करेंगे तो आप कह सकते हैं कि भी 17वीं सदी में ही जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की बात कह दी गई थी। तो सबसे पुराना सिद्धांत है कौन सा भाई, अधिकारों के सिद्धांत में आपसे पूछ ली जाए, मान लीजिएगा कि भी वास्तविक रूप में अधिकारों के जो सिद्धांत है इनमें सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है, किसी भी रूप में प्रश्न पूछे तो सबसे पुराना कौन सा, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात क्या है, अधिकार समाज, राज्य अथवा सरकार की देन न होकर प्रकृति की देन। आप ध्यान दीजिएगा, इसकी अगली बात क्या होगी कि भाई जो ये अधिकार है ना, जो राइट्स हैं, ये सिद्धांत ये कहता है कि अधिकार समाज, राज्य अथवा सरकार की देन नहीं है। ये क्या, समाज, राज्य अथवा सरकार की देन नहीं है, बल्कि ये तो क्या है, प्रकृति की देन है। यस भाई, जब समाज प्राकृतिक अवस्था में ना समाज था ना राज्य था। यस, हॉब्स ने भी प्राकृतिक अवस्था की चर्चा की थी, जॉन लॉक ने भी की थी, जीन जैक्स रूसो ने भी की थी। तो प्राकृतिक अवस्था में डेफिनेटली राज्य और समाज अस्तित्व में नहीं आए थे। और जब ये कहा जा रहा है कि भी प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त थे, तो ये अधिकार प्राप्त थे तो ये अधिकार समाज और राज्य की देन नहीं, समाज और राज्य ने नहीं दिए, नहीं नहीं नहीं, ये प्रकृति की देन है। बच्चे को जन्म के साथ ही अधिकार मिल जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसे जॉन लॉक ने कहा है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार बच्चे को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। हॉब्स भी कहते हैं कि आत्म संरक्षण का अधिकार बच्चे को जन्म के साथ मिल जाता है। ठीक है, तो ये प्रकृति की देन है, राज्य और समाज की देन नहीं है। जो ये अधिकार है, जो राइट्स हैं, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, हम ध्यान देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है क्या, प्राकृतिक अवस्था, अर्थात वास्तविक रूप में प्राकृतिक अवस्था के, मैंने आपको पहली बात बता दी है कि प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में समाज और राज्य नहीं था। और यहाँ जो अधिकार की बात की जा रही है वो अधिकार वास्तविक रूप में प्रकृति की देन है, मतलब बच्चे को जन्म के साथ में ही अधिकार मिल जाते हैं। जैसे कि जॉन लॉक का कहना है कि बच्चे को जन्म के साथ जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार मिल जाता है। जीन लॉक ने 3 अधिकारों की बात की है, हॉब्स ने भी बात की है, आत्म संरक्षण के अधिकार की बात की है, ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक है, जबकि
जीन जैक्स रूसो का कहना है कि व्यक्ति प्रकृति की गोद में रहता था, स्वच्छंद रूप में, स्वतंत्र रूप में वनों में विचरण करता था। उसका जीवन एक प्रकार से पशु जैसा था, वनों में विचरण करता था, तो उसे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। वह प्रसन्न स्वतंत्र रूप में वनों में अपना जीवन व्यतीत करता था, बिल्कुल प्रसन्न था। लेकिन जैसे ही तकनीक का कोई विकास होता है, क्या तकनीकी का विकास होता है, तो व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है और उसके बाद में जीन जैक्स रूसो सामाजिक समझौते की बात करते हैं। समझौता होने के बाद में जो है व्यक्ति की तनावग्रस्तता धीरे धीरे कम हो जाती है। ध्यान दें। अब इसके बाद में एक विद्वान है आशीर्वादम, कहते हैं कि वे उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के भाग हैं जिस प्रकार उसकी त्वचा के रंग। देखो आशीर्वादम कहते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक राजनीति विज्ञान में कहा, क्या कहा है कि वे मतलब प्राकृतिक अधिकार, वे उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के भाग हैं। कौन? प्राकृतिक अधिकार उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के भाग हैं जिस प्रकार उसकी त्वचा के रंग होते हैं। त्वचा का जो रंग होता है ना, ये वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये क्या प्रकृति का ही तो भाग है, त्वचा का रंग, भाई गोरा और काला। तो आशीर्वादम कहते हैं कि वास्तविक रूप में जो ये अधिकार है व्यक्ति को जन्म के साथ में मिल जाते हैं। इनको व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता है। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में जो जन्म के साथ अधिकार मिलते हैं इनको राज्य और समाज भी जो छीन नहीं सकता है। ठीक है। इसके बाद में मैंने यहाँ नोट कर दिया हॉब्स, लॉक, रूसो, टॉमस पेन और ब्लैक स्टोन, अर्थात प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं वो हॉब्स, लॉक, रूसो, टॉमस पेन और ब्लैक स्टोन है, जिनमें से मैंने हॉब्स, लॉक और रूसो के ऊपर पूर्ण रूप में सभी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के इतिहास के अंतर्गत आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और भी अच्छे से आप समझ जाएंगे। ठीक है। तो एग्जाम पूछा जा सकता है। तो ये 5 विद्वानों के नाम नोट करेंगे, हॉब्स, लॉक, रूसो, टॉमस पेन और ब्लैक स्टोन। ये प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित विद्वान है। ठीक है भाई। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्या इस सिद्धांत की मुख्य बातें क्या हैं? आप किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, मैंने सभी बातें यहाँ नोट कर दी हैं। ठीक है। मतलब प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? ठीक है। नंबर 1 क्या है कि व्यक्ति का अस्तित्व समाज के अस्तित्व से पहले का है। मतलब ये सिद्धांत ये कहता है कि जो व्यक्ति का अस्तित्व समाज के अस्तित्व से पहले। भाई इनका कहना है कि जब राज्य और समाज का निर्माण नहीं हुआ था ना, उससे भी पहले व्यक्ति अस्तित्व में था, व्यक्ति का जीवन था। ठीक है। दूसरी बात क्या है? नोट करें। दूसरी बात क्या है कि कुछ अधिकार प्राकृतिक अथवा जन्मजात होते हैं। ध्यान दें। क्या? कुछ अधिकार प्राकृतिक अथवा जन्मजात होते हैं। मतलब प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत ये कहता है कि भाई कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो कि प्राकृतिक हैं, स्वाभाविक हैं, जो कि व्यक्ति को, बच्चे को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। अब चूंकि राज्य और समाज से पहले व्यक्ति का जीवन अस्तित्व में था और ये सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति को जन्म के साथ ही कुछ अधिकार मिल जाते हैं जिनको कि प्राकृतिक या स्वाभाविक की संज्ञा भी दी जाती है, जन्मजात भी कहा जाता है। अर्थात बच्चे को जन्म के साथ जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार मिल जाता है, जैसा कि जॉन लॉक ने कहा है। और आत्म संरक्षण की बात किसने की है? हॉब्स ने भी की है। तो आत्म संरक्षण वही जीवन की बात आ जाती है। हॉब्स ने आत्म संरक्षण के अधिकार की बात की कि भाई बच्चे को जन्म के साथ में जो है आत्म संरक्षण का अधिकार मिल जाता है, इसलिए राज्य का निर्माण इसीलिए किया जा रहा है कि भाई राज्य और समाज व्यक्ति के जीवन की रक्षा करें। और यदि व्यक्ति के जीवन की रक्षा नहीं की जाएगी तो जनता को यह अधिकार है कि वह सरकार के विरुद्ध विद्रोह करे। जॉन लॉक ने विशेष बात कही है यहाँ, आप ध्यान देंगे। तीसरा क्या है इसका निष्कर्ष? तीसरी बात महत्वपूर्ण क्या है कि इन अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति ने समाज का निर्माण किया है। आप ध्यान दें भाई, ये सिद्धांत ये कहता है कि इन अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति ने समाज का निर्माण किया है। भाई हॉब्स ने सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य के निर्माण की बात की है ना, तो हॉब्स का कहना यह है कि भी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं था प्राकृतिक अवस्था में, और इसके लिए उन्होंने अपने जीवन की रक्षा के लिए जो है सामाजिक समझौता किया, और समझौते के परिणामस्वरूप राज्य की उत्पत्ति होती है। तो हॉब्स का कहना है कि आत्म संरक्षण के लिए सामाजिक समझौता किया जाता है कि व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा हो। जॉन लॉक ने भी यही बात कही है कि भाई जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। यहाँ जब समझौता किया जाता है तो इन तीनों अधिकारों का त्याग नहीं किया जाता है, ये तीनों अधिकार अपने पास सुरक्षित रखे जाते हैं। जॉन लॉक का कहना है कि इन तीनों अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही सामाजिक समझौता किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप राज्य की उत्पत्ति होती है। तो डेफिनेटली इन अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति ने समाज का निर्माण किया या जो है सामाजिक समझौता किया है। हॉब्स ने भी सामाजिक समझौते की बात की है, जॉन लॉक ने भी बात की है, रूसो ने भी बात की है। ठीक है। और अगला क्या है? चौथी मुख्य बात, समाज
अधिकारियों की रक्षा करता है, रचना नहीं। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है, समाज अधिकारियों की रक्षा करता है, रचना नहीं। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत ये कहता है कि जो वास्तविक रूप में समाज है, राज्य है, वो क्या है, अधिकारियों की रक्षा करता है। रक्षा के लिए ही राज्य का निर्माण किया गया है। क्या, अधिकारियों की रक्षा के लिए ही तो राज्य का निर्माण किया था। हॉब्स ने भी, जॉन लॉक ने भी, इन्होंने सामाजिक समझौता किया किस लिए था, कि इन अधिकारियों की सुरक्षा हो, व्यक्ति का जीवन सुरक्षित रहे। तो वास्तविक रूप में समाज अधिकारियों की रक्षा करता है, केवल अधिकारियों की रक्षा करता है। अधिकारियों की रक्षा के लिए ही समाज और राज्य का निर्माण किया गया है, ये अधिकारियों की रचना नहीं करता है। ध्यान देंगे, क्या, समाज अधिकारियों की रचना नहीं करता है, बल्कि समाज तो अधिकारियों की रक्षा करता है। अधिकारियों की रचना, अधिकारों का निर्माण तो प्रकृति की देन है, ये जन्म के साथ ही बच्चे को मिल जाते हैं। जॉन लॉक का विशेष कहना है, हॉब्स का भी कहना है, ठीक है। इसलिए आप नोट करेंगे, समाज अधिकारियों की रक्षा करता, अधिकारियों की रक्षा करता है, रचना नहीं करता है, अधिकारों का निर्माण नहीं करता है। ये तो स्वाभाविक है, प्रकृति की देन है। बच्चे को जन्म के साथ में अधिकार मिल जाते, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। यस, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 5वीं बात है, राज्य रक्षा न कर पाता तब व्यक्ति विद्रोह का अधिकार रखता है। अब ध्यान देंगे, मैंने यहाँ संक्षेप में लिखा है, राज्य रक्षा न कर पाता, मतलब जब समाज, राज्य, यस, समाज, राज्य व्यक्ति के इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता है, तो ये सिद्धांत कहता है कि तब व्यक्ति विद्रोह का अधिकार रखता है, सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। यस, क्या कहा है मैंने, कि राज्य जब इन अधिकारों की, प्राकृतिक अधिकारों की, स्वाभाविक अधिकारों की, जन्मजात अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति सरकार के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। ये प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की मुख्य बात होगी, जो कि 5 बिंदुओं के माध्यम से मैंने आपको समझाई है। क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना। अब इस सिद्धांत में क्या क्या कमियां हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है अपने आप ही। क्या, नंबर 1, सबसे पहली बात तो ये है कि प्राकृतिक शब्द का अर्थ अस्पष्ट है। मतलब जो ये प्राकृतिक शब्द है, इसका अर्थ क्या ले रहे हैं ये, कौन, हॉब्स, लॉक, रूसो, थॉमस पेन, ब्लैकस्टोन, ये प्राकृतिक शब्द से क्या अर्थ लेते हैं। कभी स्वाभाविक कहते हैं, कभी जन्मजात कहते हैं, कभी सृष्टि की बात करते हैं। तो इसका मतलब आलोचकों का कहना है कि भाई प्राकृतिक शब्द जो है स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। तो नोट कीजिएगा, यहाँ प्राकृतिक शब्द का अर्थ अस्पष्ट कैसे, जैसे एक विद्वान है ऋषि, ऋषि ने इसके 5 अर्थ बतलाए हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा है कि सारा ब्रह्मांड प्राकृतिक है, सृष्टि या संसार जहाँ जीवन है, इसको ही प्राकृतिक कहा जाता है। साधारण रूप में भी जो है प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, आदर्श के रूप में भी प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, और अपूर्ण रूप में भी प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये 5 इसके अर्थ बताए, कितने, ऋषि ने, किसने, ऋषि ने। इसके बाद में स्वाभाविक भी जो है प्राकृतिक शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब स्वाभाविक भी लगाया जाता है, अर्थात प्राकृतिक शब्द के लिए स्वाभाविक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जन्मजात शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। किसका, जन्मजात शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो डेफिनेटली प्राकृतिक शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है, ठीक है। दूसरी आलोचना क्या है, समाज के बिना अधिकार असंभव। बहुत महत्वपूर्ण बात है, समाज के बिना अधिकार असंभव। भाई प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत ये बात कह रहा है, खुल करके कह रहा है, क्या, अधिकार समाज, राज्य अथवा सरकार की देन न होकर प्रकृति की देन है। कि भाई वास्तविक रूप में तो समाज और राज्य का निर्माण हुआ उससे पहले ही अधिकार मौजूद थे, लेकिन आलोचकों का कहना है कि भाई जब समाज ही नहीं होगा, संगठित समाज नहीं होगा, संगठित समाज को राज्य कहा जाता है, संगठित समाज नहीं होगा, तो वास्तविक रूप में संगठित समाज के बिना, राज्य के बिना अधिकारों की जो है रक्षा कौन करेगा। तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि समाज के बिना अधिकार असंभव है, अधिकार हो ही नहीं सकते हैं बिना समाज के। तीसरी बात क्या है, तीसरी आलोचना, अधिकारों की सूची बनाना असंभव है। आलोचकों का कहना है कि भाई अधिकारों की, प्राकृतिक अधिकारों की लिस्ट, सूची बनाई नहीं जा सकती। जैसे जॉन लॉक ने कहा है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की बात की है, तो जीवन के अधिकार में ढेरों बात आ जाती है, स्वतंत्रता में ढेरों बात आ जाती है, संपत्ति के अधिकार की भी जो है हम बात करें तो संपत्ति शब्द का भी व्यापक रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, इसका अभिप्राय बड़ा व्यापक बतलाया है। तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि भाई अधिकारियों की जो है ना निश्चित सूची नहीं बना जा सकती। क्यों, क्योंकि जब स्वाभाविक, जन्मजात
प्राकृतिक अधिकार की बात आती है तो प्रकृति शब्द ही स्पष्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर अधिकारों की कुछ सूची नहीं बनाई जा सकती। एक भी प्राकृतिक अधिकारों में कौन कौन से अधिकारों को सम्मिलित किया जाएगा। चौथा क्या है, अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। यस, डेफिनेटली जब अधिकारों की बात आती है, राइट्स की बात आती है, तो ये क्लियर बात है कि भाई अधिकारियों की रक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और अधिकारियों की रक्षा तभी हो पाएगी जबकि वास्तविक रूप में जो है कानूनों की व्यवस्था की गई हो। लेकिन डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि जब व्यक्ति को जन्म के साथ में अधिकार मिल रहे हैं और वास्तव में समाज और राज्य का निर्माण हुआ उससे पहले ही अधिकार मौजूद थे, तो ये कहा जा सकता है कि भाई वास्तव में यहाँ प्राकृतिक अवस्था में जब कानून ही नहीं है, कानून बनाने वाली कोई संस्था नहीं है, और कानूनों का उल्लंघन यदि किया जा रहा है तो उनको दंड देने वाली कोई संस्था नहीं है, कानूनों को क्रियान्वित करने वाली भी कोई संस्था प्राकृतिक अवस्था में नहीं थी, क्योंकि वहाँ राज्य और समाज नहीं है, तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि वहाँ कानून नहीं है। और कानून नहीं है तो फिर अधिकारियों की रक्षा हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि वो ना व्यवस्थापिका है, ना कार्यपालिका, ना न्यायपालिका है। अर्थात प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में राज्य और समाज नहीं, राज्य और समाज नहीं है, तो डेफिनेटली सरकार के तीनों अंग भी मौजूद नहीं थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यश, अर्थात ना कानून बनाने वाली संस्था थी, ना कानूनों को लागू करने वाली संस्था थी, और ना ही जो है कानूनों का उल्लंघन यदि किया जाए तो दंड देने वाली कोई संस्था नहीं थी। यस, अर्थात न व्यवस्थापिका थी, न कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आप कह सकते हैं कि अधिकारियों की रक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। आलोचक कह रहे हैं, मतलब इसकी चौथी आलोचना होगी कि भी डेफिनेटली यहाँ पर बिना कानूनों के अधिकारियों की जो है रक्षा हो ही नहीं सकती है। ठीक है भाई। और पांचवी इसकी अंतिम आलोचना है प्राकृतिक अधिकारों का परस्पर विरोध। यश, आलोचकों का कहना है कि भाई जो प्राकृतिक अधिकार है इनमें आपस में ही विरोध है। कैसे विरोध है? क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत पूर्ण समानता तथा पूर्ण स्वतंत्रता की बात करता है कि भाई जो है बच्चे को जन्म के साथ ही पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाती है, पूर्ण समानता मिल जाती है। लेकिन डेफिनेटली यदि पूर्ण समानता दी जाएगी तो डेफिनेटली स्वतंत्रता का त्याग करना पड़ेगा, मतलब स्वतंत्रता को कम करना पड़ेगा। और यदि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी तो पूर्ण स्वतंत्रता होगी तो सभी व्यक्ति पूर्ण रूप में समान नहीं हो सकते। यदि पूर्ण समानता होगी तो स्वतंत्रता को जो है कम करना होगा, और पूर्ण स्वतंत्रता होगी तो फिर जो है पूर्ण समानता नहीं होगी बल्कि असमानता होगी। इसलिए आलोचकों का कहना है कि भी प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है परस्पर विरोधी है। क्यों है विरोधी? क्योंकि ये पूर्ण समानता और पूर्ण स्वतंत्रता की बात करता है, जबकि एक ही समय पर एक ही साथ ये दोनों चीजें नहीं दी जा सकती हैं, स्वतंत्रता और समानता, मतलब पूर्ण रूप में। वो भी भाई राजनीति विज्ञान की मुख्य समस्या यही तो है क्या, कि स्वतंत्रता और समानता के मध्य सामंजस्य बिठाया जाए। जबकि डेफिनेटली यदि आप पूर्ण समानता और पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं तो निश्चित रूप में ये एक साथ नहीं हो सकता है। अगर आपको समानता देनी है पूर्ण रूप में तो स्वतंत्रता को जो है त्यागना पड़ेगा, और यदि स्वतंत्रता की बात की जा रही है तो सभी व्यक्ति समान नहीं हो सकते हैं, असमानता डेफिनेटली होगी होगी। इसलिए जो है पूर्ण समानता और पूर्ण स्वतंत्रता एक साथ नहीं हो सकती है। इसलिए आलोचकों का कहना है कि प्राकृतिक अधिकारों का जो है परस्पर विरोध होगा यहाँ। ठीक है भाई, ये 5 इसकी जो है आलोचना होगी। अब अंतिम बात ले रहे हैं कि प्राकृतिक अधिकारों की काफ़ी आलोचना कर दी, काफ़ी हमने कमी बताई, लेकिन क्या इसका कोई महत्व नहीं है? नहीं भाई, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का महत्व है। कैसे है महत्व? मैं आपको बहुत अच्छा सा उदाहरण दूंगा। हमारे भारत में मोहनदास करमचंद गांधी जी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जब भारत की स्वतंत्रता की बात की थी तो वास्तव में प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के आधार पर ही ये बात कही थी कि भी हमें जो है जन्म के साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, और गोरे लोगों ने, अंग्रेजी सरकार ने हमारी जो ये स्वतंत्रता है जो कि जन्म के साथ मिली है इसको छीन लिया है। तो अब हमें पुनः ये प्रयास करना है कि भी हमें पुनः स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए। किसने कही ये बात? मोहनदास करमचंद गांधी जी ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के आधार पर ही जो है भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बात की थी। कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। और दूसरी बात, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो अपना नारा लगाया था, क्या लगाया था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यस, फिर से दोहराएं, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कही ये बात? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म के साथ मुझे जो है स्वराज्य के प्राप्त हुई है, स्वतंत्रता की प्राप्त हुई है, और अंग्रेजी सरकार ने हमसे छीन लिया है, अब हम इनसे छीन कर रहेंगे। यस, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब जन्म के साथ मिला है ये स्वराज्य। तो
किसकी बात की जा रही है? हाँ, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की बात की जा रही है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से ही इन्होंने ये बात सीखी है। किसने? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। तो क्या प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का महत्व नहीं है? यस, महत्व है। भी तिलक स्पष्ट रूप में कह रहे हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो डेफिनेटली प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का ही तो प्रभाव है ये तिलक के ऊपर। तो क्या इसका महत्व नहीं है? यस, इसका महत्व है। आप इन दोनों विचारकों के आधार पर ये बात समझ सकते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद में अगली बात नोट करें कि तीनों अधिकारों को आधुनिक राज्यों ने मान्यता दी है। अब देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का ये महत्व है। क्या महत्व है? वास्तव में पूरी दुनिया के अंतर्गत कुछ अपवादों को छोड़कर, जहां तानाशाही शासन प्रणालियां हैं, पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में किसी न किसी रूप में इन तीनों अधिकारों को मान्यता दी गई है। संविधान में इनका उल्लेख किया गया है। तीन अधिकार मीन्स जॉन लॉक ने जो तीन अधिकारों की बात की है, प्राकृतिक अधिकारों की बात की है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। क्या ये तीनों अधिकारों की चर्चा हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं की गई है? क्या हमारे संविधान के अंतर्गत भाग 3 के अंतर्गत जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार नहीं था? अभी भी है। हाँ, संपत्ति का अधिकार अभी एक मौलिक अधिकार नहीं है, एक कानूनी अधिकार है, लेकिन जीवन का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है और कानूनी रूप में संपत्ति का अधिकार भी अभी मौजूद है। तो क्या आप नहीं कह सकते हैं कि प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का ही प्रभाव है? यस, प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का ही प्रभाव है। तो आप कह सकते हैं जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जो तीन अधिकार जॉन लॉक ने बतलाई हैं, इन तीनों अधिकारों को किसी न किसी रूप में, वास्तविक रूप में आधुनिक राज्यों के द्वारा मान्यता दी गई है। आधुनिक राज्यों के द्वारा अपने संविधानों में किसी न किसी रूप में इन अधिकारों को उल्लेख किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का यह महत्व है। क्या महत्व है? कि तीनों अधिकारों को आधुनिक राज्यों ने मान्यता दी है। तीनों अधिकारों मीन्स जो जॉन लॉक बात करते हैं ना, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये तीनों अधिकारों को आधुनिक राज्यों ने किसी न किसी रूप में जो है अपने संविधानों के अंतर्गत मान्यता दी है। तो इसका महत्व ही है। अगली बात बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के विकास के लिए कुछ अधिकार स्वाभाविक होते हैं। अब ध्यान दें भाई, व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास हो, व्यक्ति का आत्म विकास हो, इसके लिए कुछ अधिकार स्वाभाविक होते हैं। कुछ अधिकार स्वाभाविक होते हैं और उन अधिकारों को दिए बिना व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास ही नहीं हो सकता। वास्तविक रूप में प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के अंतर्गत जॉन लॉक ने जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो जन्म के साथ मिलने की बात की है, इसका भावार्थ यही है कि ये स्वाभाविक है, जन्म के साथ मिल जाते हैं। यदि समाज और राज्य के द्वारा व्यक्ति के अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, उसका आत्म विकास नहीं हो सकता। बिना जीवन के अधिकार के, बिना स्वतंत्रता का अधिकार के, बिना संपत्ति के अधिकार के व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि जब ये स्वाभाविक बात है, मतलब व्यक्ति की व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ बातें स्वाभाविक हैं, कुछ अधिकार उसको मिलने ही चाहिए। जब तक वो अधिकार व्यक्ति को नहीं मिलेंगे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। और जॉन लॉक ने जो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार की बात की है, आधुनिक राज्यों ने किसी रूप में इनको मान्यता दी है। तो डेफिनेटली इनके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ अधिकार स्वाभाविक होते हैं और ये स्वाभाविक अधिकारों के बाद प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है। इस रूप इसका महत्व है। ठीक है। अब यहाँ अंत में मैंने लिखा है लॉस्की, हेरल्ड जोसेफ लॉस्की, जिनकी पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है विशेष, लॉस्की, टी.एच. ग्रीन और लॉर्ड वास्तविक रूप में प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के महत्व को स्वीकार करते हैं। नोट कीजिएगा तीनों विद्वान, लॉस्की, ग्रीन और लॉर्ड वास्तविक रूप में प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के महत्व को स्वीकार करते हैं। किस रूप में? इसी रूप में कि वास्तविक रूप में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ अधिकार स्वाभाविक होते हैं। और लॉस्की, ग्रीन और लॉर्ड का कहना है कि वास्तविक रूप में जब व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ अधिकार स्वाभाविक होते हैं तो उन स्वाभाविक अधिकारों की बात प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों के अंतर्गत विशेषकर जॉन लॉक के द्वारा की गई है। इसलिए इस रूप में प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का महत्व स्वीकार करने योग्य है। यस, ये हुआ आपका प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत, सबसे पुराना सिद्धांत। इसके बाद में क्रमबद्ध रूप में आगे के जो सिद्धांत हैं मैं आपको क्रमबद्ध रूप में समझाऊंगा। प्रतिदिन
एक एक लेक्चर हम अपलोड करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, आप विशेष गंभीरता से इन्हें समझने का प्रयास कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत जो है ये ठीक से आप समझ गए होंगे। ठीक है? यस, ओके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।